हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ शिक्षा चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी भाषा और विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम कैसे हुआ? तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम कुछ इस प्रकार है: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखेंगे। अपभ्रंश का भाषा के रूप में सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? अपभ्रंश का भाषा के रूप में सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? तो वल्लभी के राजा धार सिंह द्वितीय के शिलालेखों में अपभ्रंश का भाषा के रूप में सबसे पहला प्रयोग देखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो खड़ी बोली बोली जाती है। मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाती है। भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? राजभाषा। संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? तो भाग 17 में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। संविधान के भाग 17 में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है? व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है? इस प्रश्न को हम यहाँ पर ऐसे बताते हैं, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार: किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन करना ही व्याकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर अर्थ को नहीं देखते हैं, ये ऑप्शन हटा दिया मैंने। किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन करना ही व्याकरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए। तो मेवाती हिंदी के किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? मेवाती हिंदी के किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है मेवाती बोली। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो प्राकृत। आगे देखेंगे। कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो 15 भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है। 15 भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है। देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? काका कालेलकर ने। देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव काका कालेलकर ने दिया था। किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? निम्न में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? तो अपभ्रंश को आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की है। यह आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी रचना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। ठीक है। निम्न में से असंगत कौन सा है? तो निम्न में से बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, मारवाड़ी पश्चिमी हिंदी। अच्छा, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, जो असंगत है वो यही ख ही है, ये असंगत है। मारवाड़ी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगा। मैथिली बिहारी हिंदी सही है।
तथा जयपुरी राजस्थानी, ये भी सही है, ये भी सही है। तथा यहाँ पे जो विकल्प ख है यह असंगत है अर्थात गलत है। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? तो ढ ये व्यंजन नहीं थे अपभ्रंश में। अगला प्रश्न है, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। पाली को निम्न में से कौन सी भाषा कहा जाता है? तो पाली को देश भाषा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन रहे? तो आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने में किया जाता है? तो मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने में किया जाता है। डॉक्टर हरदेव ने अपभ्रंश का स्वर्णकाल कब माना है? डॉक्टर हरदेव ने अपभ्रंश का स्वर्णकाल कब से कब तक माना है? तो 7वीं शती से 11वीं शती तक डॉक्टर हरदेव ने अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? इनमें से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? तो नंददास अवधी भाषा का कवि नहीं है। नंददास अवधी भाषा का कवि नहीं है। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली निम्न में से कौन है? दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली निम्न में से कौन है? मालवी। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है मालवी, अर्थात कहे तो मालवी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जा सकता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। निम्न में से कौन सा हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? तो धौलपुर हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है। भाषा का निर्माण होता है व्यक्त ध्वनियों से। भाषा का निर्माण व्यक्त ध्वनियों से होता है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है 18। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? 18। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा क्या कहलाती है? हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा हिंदुस्तानी कहलाती है। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा हिंदुस्तानी कहलाती है। व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती? व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? तो लिपि के अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है व्याकरण से। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भाषा को प्रथम अभिलेखीय प्राकृत तथा मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया? किस भाषा को प्रथम अभिलेखीय प्राकृत तथा मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया? पाली भाषा को प्रथम अभिलेखीय प्राकृत तथा मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है। साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। निम्न में से कौन सी साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है? तो आकारादि क्रम साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है उसे क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है उसे परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? तो ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। हिंदी भारत की, यहाँ निम्न में से कौन सा सत्य माना जाएगा? निम्न में से कौन सा सत्य है? तो हिंदी भारत की राजभाषा है, यह सत्य है। हिंदी भारत की राजभाषा है, यह सत्य है।
किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? अच्छा, ये वाला प्रश्न रिपीट हो गया है। अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? तो अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से पिंगल भाषा बनती है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से है कन्नड़ का संबंध, द्रविड़ भाषा परिवार से है। कौन सी प्राचीन भाषा निम्न में से नहीं है? कौन सी प्राचीन भाषा निम्न में से नहीं है? तो पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है, पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? जयभट्ट के शिलालेख में। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा स्थान है? विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का चौथा स्थान है। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? निम्न में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया। ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा निम्न में से क्या है? ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा निम्न में से क्या है? तो मुंडा है। निम्न में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? निम्न में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। निम्न में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वैदिक संस्कृत। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा कैसा होता है? विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? एकाक्षरी भाषा परिवार का अर्थ है चीनी भाषा परिवार। ठीक है, एकाक्षरी भाषा परिवार यानी चीनी भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो अपभ्रंश। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक निम्न में से कौन थे? काका कालेलकर। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेलकर। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।